नमस्कार मित्रों, माध्यमिक न्यूज़ रे में आप सबका स्वागत है। आज हम रिसरा विद्यापीठ यूनिट 2 रिसरा हुगली वेस्ट बंगाल क्लास 10 विषय हिंदी का उत्तर देखेंगे। मित्रों, अगर आपका अलग है और आपको दिक्कत हो रहा हो, आपके समीप कोई सहायक ना हो, तो आप माध्यमिक न्यूज़ रे को अपने सफर का राही समझें। मित्रों, बेहिचक प्रश्न पत्र को हमें भेज दें। हम अपने होनहार शिक्षकों से समाधान करवाकर अपलोड कर देंगे। पर हाँ मित्रों, एक बार में एक ही विषय का प्रश्न पत्र भेजना है, उसके उत्तर मिल जाने पर फिर दूसरा। यह सुविधा पहले नहीं था, पर बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। इसके पीछे हमारे कुछ मित्र हैं जिन्होंने पहले प्रश्न पत्र भेजा था, पर माध्यमिक न्यूज़ रे ने करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि तब इसकी नीति सिर्फ बोर्ड द्वारा सार्वजनिक प्रदत्त प्रश्न पत्र समाधान का ही था। इसलिए क्लास 1 से 10 तक समाधान कर दिया गया है। अतः माध्यमिक न्यूज़ रे अपने उन मित्रों को भी आग्रह कर रहा है कि अगर अब तक उत्तर न मिला हो तो कृपया भेजें, और हाँ, एक बार में एक ही प्रश्न पत्र। समाधान तेजी से मिलेगा, यह हम अपने शिक्षक वृंदों से निवेदन कर रखेंगे। आप सबके दुआ से और सहयोग से शुरू करते हैं आज का प्रश्न पत्र समाधान। स्कूल का नाम रिसरा विद्यापीठ यूनिट 2, पता रिसरा हुगली वेस्ट बंगाल। और हाँ, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें 9038917414। मित्रों, एक बार में एक ही प्रश्न पत्र। शुरुआत करते हैं। रिसरा विद्यापीठ यूनिट 2 का एक विद्यार्थी ने भेजा है, उसका उत्तर हम देते हैं। चलिए देखते हैं। प्रतिदर्श प्रतिविधि कार्य 2, हिंदी प्रथम भाषा 10वीं श्रेणी वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत है। पहला दिशा निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर यथा निर्देश लिखें। क, नीड़ का निर्माण फिर कवि की किस मूल रचना से है? उत्तर मधुशाला। ख, रंगैया ने चप्पल कहाँ रखे थे? उत्तर अटारी पर। ग, भूदेव स्वर्ण पदक किस रचनाकार को मिला था? उत्तर रामधारी सिंह दिनकर। घ, रामदास कहाँ खड़ा था? उत्तर बीच सड़क पर। आखिरी विकल्प वाले प्रश्न का अंगन नंबर, पंचगंगा घाट का किसका मंदिर है? पंचगंगा घाट पर किसका मंदिर है? उत्तर बालाजी का मंदिर है। तो ये रहा विकल्प। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। यहाँ लाल रंग में प्रश्न है, पर आप जब लिखें तो काला रंग का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर ब्लू में ही दोनों लिख दें, नीले रंग में। ठीक है, लाल रंग से ना लिखें और हरा रंग से ना लिखें। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला, अमीरुद्दीन जमीन पर पत्थर क्यों मारता था? उत्तर, जब मामू अली बख्श खां शहनाई बजाते हुए सम पर आते
तो दाद देने के लिए अमरुद्दीन जमीन पर पत्थर मारता था। अब दूसरा प्रश्न है, प्रकृति हमें क्या संदेश देती है? उत्तर, नाश के दुख से कभी निर्माण का सुख दबता नहीं है। निर्माण अनवरत चलता रहता है। प्रकृति हमें यही संदेश देती है। तीसरा प्रश्न, कर्ण अश्वसेन की सहायता क्यों नहीं लेना चाहता था? उत्तर, मानव होकर मानव को सांप के सहायता से मारना यह मानव नीति विरुद्ध कार्य है, कलंक है। इसलिए कर्ण अश्वसेन की सहायता नहीं लेना चाहता था। चौथा, रघुवीर सहाय किस तार सप्तक के कवि हैं? उत्तर, रघुवीर सहाय दूसरा तार सप्तक के कवि हैं। पांचवा प्रश्न है, मास्टर साहब का व्यक्तित्व कैसा था? उत्तर, मास्टर साहब का व्यक्तित्व भाग्य विधाता, शील युक्त, भरोसा स्तंभ देव स्वरूप था। यह सादा जीवन और उच्च विचार का प्रतिबिंब स्वरूप था। अब तीसरा व्याख्या मूलक प्रश्न, क नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर फिर। प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियों के पाठ एवं रचनाकार का नाम लिखिए। उत्तर, पाठ का नाम नीर का निर्माण फिर फिर है। रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। इस पर दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। उत्तर, प्रसंग आदि से उत्पन्न प्रलय के प्रसंग में है। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्ति में यह कहा गया है कि नाश के दुख से कभी निर्माण का सुख दबता नहीं है। निर्माण निरंतर जारी रहता है। आदि से नाश एक घोंसले को बनाने के लिए एक चिड़िया चोंच में तिनका लेकर चल पड़ती है। इस तरह प्रकृति में चाहे जितनी भी प्रलय क्यों न हो जाए, पर नव निर्माण का गान कभी थमता नहीं है। निर्माण का सुख नाश के दुख से कभी दबता नहीं है। अगला है, मैं अपना चमड़ा उतार कर चप्पल बना के दूंगा, फिर भी आपका ऋण नहीं चुका सकूंगा। साहब या साहब। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति चप्पल शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसी पर दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति में काबूटूरी वेंकट नारायण राव द्वारा रचित चप्पल शीर्षक कहानी के नायक रंगैया अपने बेटे रमन के मास्टर जी से कहता है कि वह उनके उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकता। पेशे से चप्पल सीने का काम करने वाला होने के कारण वह मास्टर साहब से ऐसा कहता है। वह अपने चमड़े का चप्पल बनाकर भी उन्हें अर्पित कर दे तो भी वो ऋण नहीं हो सकता।
क्योंकि वे रमन को खाना देकर पढ़ाते लिखाते हैं, साथ ही रंगैया की गाढ़ी मेहनत की कमाई को संभाल कर भी रखते हैं या रखते भी हैं। उत्तर पूरा हुआ। अगला प्रश्न है चौथा। मनुष्य और सर्प कविता के संदेश और उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। मनुष्य और सर्प कविता का संदेश। प्रस्तुत कविता मनुष्य और सर्प में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कर्ण और विख्यात भुजंगों के स्वामी अश्वसेन के माध्यम से जीवन का संदेश देते हुए बताते हैं कि मनुष्य को सदैव अपने जीवन संघर्ष को अपने कंधों के भरोसे लड़ना चाहिए। छल कपट से अपने प्रतिद्वंदी पर विजय प्राप्त करने की आस नहीं रखनी चाहिए, वरना संघर्ष विजय सुयश नहीं बल्कि मानव इतिहास में कलंक के रूप में देखा जाएगा। जबकि अगर छल प्रपंच के बिना हार भी जाता है तो भी वह लोगों के लिए आदर्श होता है। लोग कहेंगे कि देखो, इस बंदे ने अपने जीवन संघर्ष को पूरी तन्मयता से अपने बल पर लड़ा, इंसान होकर इंसानियत को मरने नहीं दिया। लेकिन छल कपट से जीतने वाला समाज में है की दृष्टि से देखा जाता है, वह जीतकर भी हार जाता है, पर अपने बूते लड़ने वाला हार कर भी जीत जाता है। उसका जीवन मानव जीवन संदेश बन जाता है। मनुष्य और सर्प कविता का उद्देश्य। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित मनुष्य और सर्प कविता का उद्देश्य इस धरा पर डूबती मानवता को उबारना है, राख में सुलगती मानवता को दसों दिशाओं से पिशाचिक प्रवृत्तियों जैसे छल कपट, दुर्विचार, भ्रष्टाचार आदि के बौछार से आदि के बौछार से बचाकर इसे प्रज्वलित करना है। फिर से पढ़ें। राख में सुलगती मानवता को दसों दिशाओं से पिशाचिक प्रवृत्तियों जैसे छल कपट, दुर्विचार, भ्रष्टाचार आदि के बौछार से बचाकर इसे प्रज्वलित करना है। दया, सहानुभूति, उत्साह, आशा और परोपकार से ओतप्रोत मानव के मानवता को उभार कर इंसान की इंसानियत को कलंक से बचाना ही इस कविता का एकमात्र उद्देश्य है। उत्तर पूरा हुआ। 5 नंबर प्रश्न है। रामदास कविता में कवि ने आम जन की पीड़ा को व्यक्त किया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर। रामदास कविता में कवि रघुवीर सहाय ने आम जन की पीड़ा को व्यक्त किया है। आम जन अर्थात ऐसे जन जिनका न तो आर्थिक संबल होता है, न ही संगठनिक सामाजिक रीतियों नीतियों को मानते हुए परिवार केंद्रित आजीविका में जीवन बसर करने वाले होते हैं। लेकिन इस प्रजातांत्रिक देश में इनकी पीड़ा यह है कि इनकी पीड़ा को सुनने वाले संस्थाएं नाम भर की हैं, जिसके कानों पर ज्यों संगठनों की आवाज़ ही सुनता है, व्यक्ति आम व्यक्ति की नहीं। इनके पीड़ाओं को दूर करने की बात तो दूर की है, लेकिन फिर भी अपने पीड़ाओं के साथ जिए चले जाते हैं, इस आस में एक दिन सब
ठीक हो जाएगा। सब 2 बार हुआ है, 1 बार होगा। सब ठीक हो जाएगा, पर होता नहीं है। आस आस ही रह जाती है। ऊपर से सामाजिक तत्वों का, असामाजिक तत्वों का कहर इनके जीवन और अर्थ को तहस नहस कर देता है। पर सभी मौन रहते हैं। कोई बगावत नहीं, बगावत नहीं। यथा खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पीठ पर रखकर। आया उसने नाम पुकारा, हाथ तोल कर चाकू मारा। सभी मौन थे, सभी निहत्थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। अपना बुरा होने वाला है यह जानकर भी लाचार सा कुछ न कर पाना और बुरा को घटते देखना, यही तो पीड़ा है आम जन की, जिसे रघुवीर सहाय ने रामदास कविता में बखूबी उजागर किया है। उत्तर पूरा हुआ। 5 के बाद अब 6 नंबर। चप्पल कहानी के शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। चप्पल कहानी के शीर्षक का औचित्य। 2 पुराने चप्पल सामने गिरे, धड़ाम धड़ाम से कहानी का शुभारंभ और अंत रंगैया के प्राणों का निकलना अगर किसी ने देखा हो तो उन चप्पलों ने ही देखा था, बस से होना। और इतना ही नहीं, पूरी कहानी चप्पल अर्थात मास्टर जी के चप्पल के इर्द गिर्द ही मंडराता है। अतः एवं इसका नाम कहानीकार कावटूरी वेंकट नारायण राव ने चप्पल रखा, जो मेरी नज़र में सटीक और श्रेष्ठ है, एकदम उचित है। दरअसल कहानी यह है कि नायक रंगैया का 8 साल का बेटा रमन अपने मास्टर जी का चप्पल सिलवाने अपने बापू के पास आता है। शाम तक हो जाएगा कहकर वह उसे 5 पैसे देते हैं। वह वापस स्कूल भाग जाता है। रंगैया घर पर 1 घंटे में मास्टर साहब की चप्पलों को ठीक कर, पॉलिश कर नया रूप दे देता है। फिर इन्हें अपने अटारी पर रख रेलवे प्लेटफॉर्म वाले होटल में खाने चला जाता है। जाकर वहीं पीपल के पेड़ के नीचे सो जाता है। शाम 4 बजे उसे उसके पल्ली में आग की खबर मिली। दौड़ा आया, घर को आग में पाया। चप्पल को बचाने आग में कूद पड़ा। दमकल कर्मियों ने जब आग बुझाई तो जलकर मरा पाया। उसके पेट के नीचे दबा चप्पल दोनों जीव के त्यों थे। अतः शीर्षक सार्थक व उचित है। उत्तर पूरा हुआ इसका। 7 नंबर। बिस्मिल्लाह खां के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तित्व अपने क्षेत्र में हमारे लिए प्रेरणा के प्रतीक होता है। और फिर बिस्मिल्लाह खां का क्या कहना, एक अनुपम प्रतिभा के धनी सच्चे सूर साधक थे। सरल व्यक्तित्व। एक बार एक शिष्या ने कहा, बाबा यह फटी तहमद न पहना करें, आपको भारत रत्न मिला है। खान साहब इस पर मुस्कुराकर बड़े लाड से बोले, धत पगली, भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। और फिर कहते हैं, ठीक है बिटिया, आगे नहीं पहनेंगे। सचमुच
बड़े सहज और सरल इंसान थे। दूसरा, अपने जन्म कर्म भूमि के प्रति आदर भाव। खान साहब कहा करते थे, शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। वे जब कभी काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया करते। तीसरा, आजीवन विद्यार्थी बना रहना। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां सातों सूरों को बरतने की तमीज सलीके से सीखते आ रहे हैं। सदा सीखते रहने की प्रेरणा इनके मन को अमन के सुकून से भर देता है। निष्कर्ष, बिस्मिल्लाह खां शहनाई के दुनिया का युग पुरुष हैं। इनका जीवन हमारे लिए अनुपम प्रेरणा का संदेश देता है। उत्तर पूरा हुआ। 8 नंबर 7 के बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला, बढ़ती महंगाई के बारे में दो मित्रों के बीच संवाद लिखें। उत्तर, बढ़ती महंगाई के बारे में दो मित्रों के बीच संवाद। सुषमा, सरिता आलू कितने का लाई? सरिता, अरे सुषमा मत बोल बहन, बहुत महंगा हो गया है। 3 महीने पहले जितने में 3 किलो मिलता था, अब 1 किलो मिल हो गया है। अब 1 किलो मिल रहा है, ऐसे करते हैं। अब 1 किलो मिल हो गया है नहीं करेंगे, अब 1 किलो मिल रहा है या 1 किलो हो गया है। अब 1 किलो, 3 किलो मिलता था, आपकी 1 किलो हो गया है। 1 किलो हो गया है, अब 1 किलो हो गया है। अब मित्रों चाहो तो खुद से ही लिख सकते हो आप। सुषमा, अरे बहन, दरअसल बरसात का दिन है ना, बाढ़ से फसल नष्ट हो गया है। सरिता, ठीक है, चल मान लेते हैं सब्जी की महंगाई, बरसात की तबाही, लेकिन दवा का क्या, आग लग गया है? सुषमा, बहन, सरकारी दुकान से जेनेटिक की दवा क्यों नहीं खरीदती? प्राइवेट कंपनी के लेबल वाली दवा तो महंगी होगी ही। सरिता, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। सुषमा, अरे नाराज क्यों हो रही है? चल मैं तुझे बता रही हूँ किसकी महंगाई आसमान छू रही है। सरिता, किसकी? सुषमा, नशीले सामानों की, फिर चाहे शराब हो या सिगरेट, और हाँ गहना भी। सरिता, धन्य है मेरी बहन, महंगाई की ऐसी तैसी कर दी। खुद से लिख सकते हैं, 150 शब्दों में ही लिखना है। तो उत्तर पूरा हुआ। 8 का दूसरा और आखिरी प्रश्न है, इसके साथ ही पूरा हो जाएगा हिंदी। निम्नलिखित समासिक पदों का विग्रह कर समास बताइए। दाल और रोटी, माफ कीजिएगा, समासिक पद है दाल रोटी, लाल में जो दिया हुआ है वो प्रश्न है, विग्रह नाम यहाँ पर दिया जा रहा है। दाल रोटी को अगर इस तरह से विग्रह करेंगे, दाल और रोटी, तो द्वंद्व समास। कभी कभी, कभी और कभी, द्वंद्व समास। मनोहर, मन को हरने वाला, कर्म तत्पुरुष समास। नीलकंठ, नील है कंठ जिसके, अर्थात भगवान शिव, बहुव्रीहि समास। अष्टाध्यायी, अष्ट है जो अध्याय, कर्मधारय समास। देश प्रेम, देश से प्रेम, तत्पुरुष समास। चरण कमल, चरण है जो कमल, कर्मधारय समास। प्रतिदिन, दिन दिन, अव्ययीभाव समास। कभी कभी,
अब मित्रों अभी हमने कभी कभी, कभी और कभी उत्तर पूरा हुआ, प्रतिदिन ही आखिरी है। और ये फिर से कुछ बातचीत है आपसे। देखिए, दरअसल हमने कभी कभी, कभी और कभी कहा तो द्वंद्व समास हुआ, लेकिन इसे अगर विग्रह हम कभी का कभी करेंगे तो समन तत्पुरुष समास होगा। कहते हैं ना, अरे कभी का कभी देखेंगे, रणवीर जी अभी आप ये करिए, कभी का कभी देखेंगे। तो कभी का कभी को भी हम कभी कभी करेंगे, कभी कभी को जब हम कभी का कभी में तोड़ेंगे तो ये संबंध तत्पुरुष समास हुआ। कारक चिन्ह बीच में आ रहे हैं, का संबंध कारक है, इसलिए संबंध तत्पुरुष समास। मित्रों जब भी तोड़िएगा बीच में कारक आएगा, का, के, में, पर, के लिए, तो यहाँ पर ये जो तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, अब इसे अब तत्पुरुष समास कहें या संबंध तत्पुरुष समास कहें, जो भी कहें, कम से कम तत्पुरुष समास तो कह ही सकते हैं जब बीच में कारक हो। ठीक है, तो कभी का कभी देखा जाएगा, कहते हैं ना कभी का कभी देखा जाएगा, तो ये तत्पुरुष समास। लेकिन आपने सुनना होगा, कहते हैं कभी कभी, अरे कभी और कभी होगा। ठीक है, ऐसे बोलते हैं, तो कभी और कभी होगा। तो यहाँ पर द्वंद्व समास, तो आप जैसे तोड़े, मैं तो कहूँगा कि आप कभी कभी का ही तोड़े तो अच्छा रहेगा। कभी का कभी देखा जाएगा, तो कभी का कभी तत्पुरुष समास, समन तत्पुरुष समास। जैसे कि हमने दाल रोटी यहाँ तोड़ा था, दाल और रोटी का विग्रह किया था, दाल और रोटी द्वंद्व समास। अगर हम इससे करें, दाल का रोटी, देखिए जो रोटी है ना आटा का नहीं है, दाल का बना हुआ है, तो दाल का रोटी, हालांकि ऐसा रोटी तो होता नहीं है, हो भी सकता है, तो दाल का रोटी अगर होगा तो ये हो जाएगा संबंध पुरुष समास। ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास। तो आपके विग्रह पर निर्भर करता है कि वह किस तरह का समास है। अभी आपने मनोहर को देखा था, मन को हरने वाला, कर्म तत्पुरुष समास। कहीं को बीच में आ रहा है ना, जो कर्म कारक है, इसलिए कर्म तत्पुरुष समास हुआ। पर इसको हम इस तरह तोड़े, मन को हरने वाला अर्थात कृष्ण, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि तीसरा का अर्थ बता रहा है, मनोहर से किसी तीसरा का अर्थ हो रहा है जो कि कृष्ण है। खैर, आप समझ गए, ये रहा आपका समास विग्रह। इसके साथ ही रजिस्ट्रार विद्यापीठ द्वारा प्रदत्त जो प्रश्न पत्र है हिंदी का दूसरा पर्व का पूरा हुआ। मित्रों मैं आपसे फिर से कह दूं, अगर ये आपका प्रश्न पत्र नहीं है तो आप बेहिचक भेज दीजिए माध्यमिक न्यूज रे को 9038917414। और याद रहे, एक प्रश्न पत्र ही भेजना है जिसका उत्तर हमारे शिक्षक वृंद कर देंगे और मैं पढ़ दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।